रहे हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए विधानसभा उपचुनावों की मतगणना को लेकर। अरुण शर्मा जी, जो अभी फिलहाल नतीजे तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान जो हैं वो जो देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, वर्तमान स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो क्या आपको जीत सुनिश्चित लग रही है? हेलो। जी अरुण शर्मा जी, आवाज वर्तमान आ रही है आशीष जी आपको? आपकी आवाज आ रही है अरुण शर्मा जी। सवाल मेरा यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो ये बहुत अर्ली रुझान है, जी बहुत जल्दी है सुबह। और लेकिन जैसे रुझान आ रहे हैं वो बिल्कुल आशा के अनुरूप है, क्योंकि ये बड़ी संभावना है कि तीनों सीट राजस्थान के उपचुनावों में कांग्रेस जीतेगी। जी हालांकि इस बार ये जो चुनावों के नतीजे आ रहे हैं आज, और हम आप बैठे हैं इसका एनालिसिस करने के लिए, बहुत दर्दनाक पृष्ठभूमि में हम आज बैठे हैं। हाँ और बिल्कुल। आ, देखिए, चुनाव हार जीत ये सब लोकतंत्र में चलता है, लेकिन आज हमको ये पहचानना है कि कौन लोग हैं वो जो किसी भी कीमत पर, मैं फिर अंडरलाइन करूंगा, किसी भी कीमत पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। आ, ये देखने वाली बात है। तो बड़ी दर्दनाक पृष्ठभूमि है आज के इन चुनावों के नतीजों की। जी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम आ, और जान पाएंगे स्थिति क्या है। आ, फिलहाल तो मैंने जैसा आपको कहा, बिल्कुल आशा के अनुरूप हैं ये तीनों उपचुनाव के जो रुझान है। हालांकि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, पर फिर भी कांग्रेस वो तीनों सीटें इस उपचुनाव में जीतेंगे। और उसका बेसिस जो कामकाज है इस सरकार का, न केवल कोविड के दौरान जो प्रबंधन है उस पे मोहर लगेगी, बाकी जो ओवरऑल कामकाज कांग्रेस ने पिछले 2-2.5 साल में किया है उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि अरुण शर्मा जी आपने बताया कि जो पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं हम कोरोना काल में और कोरोना की भयावह स्थिति के बीच में हाँ आशीष। इस वक्त हैं। और आपने जिक्र किया इस बात का कि इस पृष्ठभूमि में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, और आपने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में नतीजे, आपने दावा किया इसका कि कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आ सकते हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़ बीजेपी की नेता हैं, वो भी जुड़ गई हैं। निमिषा जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी तो पिछड़ती नजर आ रही है, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगी? देखिए आशीष जी, अभी तो शुरुआती रुझान के आधार पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं हम लोग। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। जो हालात कानून व्यवस्था से लेकर के कोविड-19 की इस महामारी के प्रबंधन तक जो लाचार सी राजस्थान की सरकार दिख रही है, जी उसके साथ हम चुनावों के परिणामों को इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि त्रस्त है जनता। हाँ, एक वो इनको सरकार में रहने के लिए जिस तरह से इन्होंने प्रशासन तंत्र को, शासन तंत्र की जगह प्रशासन तंत्र को वहां सक्रिय रूप से लगाया, तो उस आधार पर कांग्रेस आश्वस्त होती नजर आ रही है। लेकिन चुनावों के परिणाम अभी आ जाने दीजिए। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन जन की आवाज भाजपा बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सारी योजनाओं को आम जनता की पहुंच तक लाए हैं। और अभी भाजपा के साथ में आप ये देखिएगा कि चाहे सेवा ही संगठन अभियान हो, महामारी के समय में हो, या फिर आप देखिएगा कि सभी जगह जो हालात थे, चाहे प्रबंधन में हो, चाहे सुविधाएं पहुंचाने में हो, बढ़ चढ़ कर भाजपा संगठन राजस्थान में सक्रिय है। और केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के साथ में सुविधाओं का, योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लेती हुई जनता पूरी तरह से भाजपा में हो गई है। और आपने देखा है कि भारत के साथ साथ में आज जो वैश्विक स्तर पे स्थिति है, सहयोग लेना या सहयोग देना, दोनों ही एकदम तारतम्य में बैठा करके आज वसुधैव कुटुंबकम के नेतृत्व करने वाला भारत की भारतीयता आज परचम लहरा रही है। आज कांग्रेस की जो हालत हो गई है, क्योंकि 7 दशक तक इन्होंने राज किया, और कहते नहीं बनता इनसे, क्योंकि इस तरह से लगा वैश्विक स्तर पर लाचार सी स्थिति थी, और आज जो है हम
नेतृत्व दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, और वो ये इनके सत्ता में बने रहने के लिए शासन तंत्र को का उपयोग या दुरुपयोग कहूंगी मैं कर रहे हैं। ये जनता ये सब जानती है। तो लोकतंत्र की पाठशाला में अभी जो चुनावों के परिणाम हमारे सामने आएंगे, उस पर हम देखते हैं कि क्या रहता है। बाकी कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि कथनी और करनी की खाई में जनता बैठी बैठी निहारती है कि क्या होगा। ये सत्ता तो चुनकर आ गए राजस्थान में, लेकिन अब होगा क्या। जी, चलिए अरुण शर्मा जी से अब एक सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, अभी तक तो सहानुभूति कार्ड पिछले 56 सालों की अगर बात करें 1965 से लेकर के आज तक का जो रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी तक सहानुभूति कार्ड जो है, सिंपैथी कार्ड नहीं चल पाया है। लेकिन इस बार ये 56 साल का रिकॉर्ड, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है अरुण शर्मा जी, ये टूट सकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर सहानुभूति कार्ड खेला है, भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी को उतारकर एक सीट पर सहानुभूति कार्ड खेला है। ऐसे में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जब दिवंगत कोई जनप्रतिनिधि जिसका निधन हुआ हो, उसके परिवार वालों को टिकट दिया गया हो, परिजन को टिकट दिया गया हो और उसने जीत हासिल की हो। तो ये बड़ा ही दिलचस्प एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है। क्या 56 साल का रिकॉर्ड टूटेगा अब? हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता ये सहानुभूति कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एक हिस्सा जरूर हो सकता है कि एक दिवंगत नेता अगर वो अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर रहा हो, उसने बहुत काम किया हो, जनता का प्यार, उसका कुछ भाग इन चुनावों में सहानुभूति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो चुनाव हैं वो सरकार के कार्य पर ही निर्भर होते हैं, और इसलिए हम आश्वस्त हैं। बाकी मैम जो कह रही हैं प्रशासन लगा रखा है, ये बड़ी कस्टम वाली बात होती है। जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसका एक पहला सेंटेंस तो यही होता है, क्योंकि कौन भूल सकता है कि यहाँ तो बारी बारी सरकारें आई हैं, तो ये आरोप का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विदेशों में परचम वासुदेव कुटुंब की बात कर रही है, काफी हास्यास्पद है। पिछले कुछ दिनों के हिसाब से करीब 40 देश हमारी सहायता कर रहे हैं। उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, ये सब हैं, दान भी शामिल है उसमें। और अभी कुछ साल पहले ही 2004 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि अब हम दान किसी से नहीं ले। और अभी बहुत ही रीसेंट बात है, हम आत्मनिर्भर हैं, किस किस को वैक्सीन चाहिए, कौन कौन सी कंट्री, आओ लाइन में लग जाओ, हम सबको वैक्सीन बांटेंगे, इस टाइप की बातें अभी हुई हैं थोड़े दिन पहले ही। लेकिन अब जो हालत है देश की वो सबके सामने है। और देखिए, एक मुश्किल ये है आशीष कि जो विशेषज्ञ और एक्सपर्ट हैं, जो सब्जेक्ट को समझते हैं, उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का कमाल का बैर है। आर्थिक विशेषज्ञ हों, आपके पास कतार है, कितने लोग बाहर से आए एज ए एक्सपर्ट और चले गए। अरविंद पांगड़िया हैं, रघुराम राजन हैं, अरविंद सुब्रमण्यम है, एक पूरी लिस्ट है, करीब 10-12 लोग आके जा चुके हैं, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती। इसी तरह इस समय इस महामारी में भी एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था जो अब भी कायम है। उसने 20 फरवरी को पहला इंडिकेशन दे दिया था कि ये महामारी की दूसरी लहर बहुत व्यापक होगी और आगे बढ़ती आ रही। कंप्लीटली अनसुना किया गया, क्योंकि कोई है हमारे देश में जिसको किसी भी कीमत पर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, कोई भी कीमत कम है उनके लिए, ऐसा आप जानते ही हैं। और चुनाव आयोग को कौन प्रभावित करता है, कौन निर्णय लेता है ऐसे हाल में भी चुनाव कराने का, कुंभ के मेले करने का। देखिए, आप कितनी भी विश्व की बात करें, लेकिन जिन थोड़ा भी कॉमन सेंस जहां है, जो भी लोग समझ रहे हैं, वो
हतप्रद हैं। मतलब आप इतने लापरवाह अपने देश के प्रति कैसे हो सकते? मैंने कहा आज के नतीजे शाम तक जो भी आए, यहाँ के तो छोटे उपचुनाव हैं, कम से कम मुझे यहाँ थोड़ी राहत ये है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री थे वो अपनी सीट पे बैठे रहे, नियंत्रण करते रहे, महामारी से जूझते रहे, इन 3 सीटों को बचाने के लिए बार बार चुनाव क्षेत्रों के दौरे नहीं किए। उन लोगों की तरह जो इस महामारी में भी ए दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, मतलब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 2 महीनों से जो उन्होंने चुनावों में अपने आप को झोंक रखा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रधानमंत्री का सचमुच का काम है, होम मिनिस्टर का जो सचमुच का काम है ऐसी महामारी में, ये क्या आउटसोर्स कर रखा है? कौन कर रहा है ये काम अगर आप चुनावी रैलियों में इस तरीके से लगे हुए? देखिए आशीष, शाम को रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पौंडीचेरी हो, अगर आप ये चुनाव किसी भी कीमत पे जीत भी जाते हैं, ये बहुत बड़ी हार है। इस बेबस लोगों की मौत की दुर्गंध आएगी, ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। ये ऑर्डिनरी चुनाव रिजल्ट नहीं है आज की तारीख में जो हम आज दिन भर एनालिसिस करेंगे। ये नितांत गैर जरूरी थे। हम पढ़ नहीं पाए मुसीबत को, हम समझ नहीं पाए, हमने एक्सपर्ट्स को सुना नहीं, हमने चुनावों को प्राथमिकता दी हर हालत में। उस सब के नतीजे पूरा देश भुगत रहा है और ये कहाँ रुकेगा वो देखने वाली बात है। इसलिए मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि ये जो आज की हमारी एनालिसिस की आपने डिबेट रखी है, ये एक विशेष पृष्ठभूमि में है। ये कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं है आज का दिन। मैं तो इन ज्यादा विवादों वाली बातें करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि हालात ऐसी हैं जो अब उजागर हैं, सबके सामने हैं, ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है आशीष जी, जिसमें ऐसा प्रतीत होता क्या है कीमत चुका रहा है देश, ये देखने वाली बात है। और निश्चित तौर पर आज जो स्थितियों की आप बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का पर्व है। तय करने वाले, जैसे कहते हैं ना, अभी चलिए धन्यवाद देती हूँ मैं आपको, चुनावों के परिणाम जो भी रहे, कम से कम ईवीएम पर तो अब आप ठिकरा नहीं फोड़ेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। देखिए आशीष जी, आज जो स्थितियां लगातार बखान कर रहे हैं, महामारी के इस मरनामिंग से जूझ रही है दुनिया। एक वेव तब आई थी जब हमने दवाइयों की सप्लाई पूरे विश्व भर को की थी और हम 98% रिकवरी पर आ गए थे पहली वेव में। आज दूसरी लहर जो चली है, वो एक ऐसी लहर आई है जिसमें अधिकाधिक लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ा अफसोस होता है हमें, यहाँ पर कोई भी किसी की भी मृत्यु होने पर भी आप उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। खैर, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगी क्योंकि इस महामारी के समय में आज हम सबको एकजुटता के साथ में इस देश को निकालना था। वसुधैव कुटुंबकम का जो परिचायक भारत बना है इस बार, वो अब आपसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि याचक बने रहे हैं आप हमेशा से दूसरे विकसित राष्ट्रों के सामने याचक। और जिस आत्मनिर्भर भारत का आप उपहास उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ाते रहे हैं, उस वैक्सीनेशन की लाइन में लगने के लिए, उस वैक्सीनेशन की पूर्ति होने के लिए आज हर व्यक्ति खड़ा है। और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से स्वीकारोक्ति WHO पे मिली है, नहीं तो हम तो आशीष जी हमेशा से हम निर्भर रहे हैं। ये अपने आप में खोज का विषय हो गया वैश्विक स्तर पर कि भारत भी वैक्सीन पर आत्मनिर्भर हो सकता है क्या। हाँ, 130 करोड़ देश जनवासी और विविधता भरा देश, फिर भी हाहाकार नहीं है, फिर भी कह रहे भीड़ धक्का नहीं है, मॉल नहीं लुटे हैं। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पर तुलनात्मक यदि मैं आपको टिप्पणी करती हूँ तो आहत होते वो देश भी जो जूझ रहे हैं, तो ऐसी कोई टिप्पणी ना तो करिए। जिस माँ माटी ने आपको इतना डेवलप होने का अवसर दिया, जिस माँ माटी ने आपको एक अवसर दिया कि इस 7 दशक तक आपने इस देश पर राज किया, उस माँ माटी का सम्मान तो रखिए। आत्मनिर्भर हुए हम भारतीयों ने मिलकर के वैक्सीन का निर्माण किया और आज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का माइक्रो मैनेजमेंट खुद प्रधानमंत्री स्तर से लेकर के सभी जगह किया जा रहा है। देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे कि वैक्सीनेशन ठीक से हो,
महामारी से हम उभरे, बहुत मुद्दे हैं हमारे पास जिसके आधार पर हम चुनावों की बात कर सकते हैं। विकास की बात कीजिए आप, डेवलपमेंट की, जिस तरह से आपके पूर्व प्रधानमंत्री तो बिल्कुल वो ऐसे हो गए थे कि नहीं हम तो 1 रुपए देते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज 1 रुपए यदि केंद्र सरकार की योजनाओं में जाता है तो बिना मध्यस्थताओं की, बिना किसी मध्यस्थ की आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति तक पहुंचता है। आज हम डिजिटल इंडिया अभियान 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया। उस अभियान की देन है कि आज हम स्टूडियो में नहीं, अपने घर से बैठ करके भी एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग के साथ में हम लोग डिबेट भी कर पा रहे हैं और हमारे बच्चे अध्ययन भी कर पा रहे हैं। देखिए आज हमें कटाक्ष करना बहुत मुद्दे हैं अरुण जी। कम से कम इस महामारी में जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, वहां की चिंतन मनन कीजिए। जिस प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए कनाडा और ब्राजील वहां पर होर्डिंग लग रहे हैं, और जिस हमारे श्रद्धेय प्रभु हनुमान जी का आप एक कटाक्ष करते थे, उन श्रद्धेय प्रभु हनुमान जी की फोटो लगा करके धन्यवाद का स्लोगन आ रहा है। और तो और आशीष जी, आपने देखा होगा कि अभी जय हिंद के स्लोगन के साथ अमेरिका ने हमें आपूर्ति दी है। तो सहयोगात्मक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जाने लगी है, लेकिन भारत के अंदर चूंकि एक हम सब हिंदुत्व के अधीन है, हम सबको कहने का हक है, हम सब अलग अलग धर्म जाति का सम्मान करते हुए रहते हैं और एक संविधान के अंदर हम सबको कहने का हक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज इस भारत का नागरिक, आज इस माँ भारती की संतानें इस पैंडेमिक से जूझ रही हैं और आज आप चुनावों के आरोप प्रत्यारोप या फिर राजस्थान के उपचुनाव हो या उन 5 राज्यों के उपचुनावों के परिणाम हो, तो एक बहुत ही, मैं तो एक, जैसे आप सत्ता में रहे हैं तो आपको अनुभव होगा ना कि कैसे बिहेव किया जाता है जब चुनावों के परिणाम पक्ष विपक्ष में आते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि हम सबको संबल दीजिए। आज भारतवासी यदि परेशान है तो उनको व्यवस्था पहुंचाने का कष्ट कीजिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस देश के नेतृत्व को चुनौती देने के अवसर को लुभाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। चलिए, निमिषा गौड़ जी ने अपनी बात रखी। अरुण शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि देश में कोरोना को लेकर कुप्रबंधन के मुद्दे पर, जैसा कि आप केंद्रीय मुद्दे को लेकर के आपने उठाया कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर कुप्रबंधन देश में देखने को मिला और रैलीज की गई, आपका इशारा साफ तौर पर था कि पश्चिम बंगाल में क्यों आखिर अमित शाह ने रैली की, मोदी ने रैली की, लेकिन जहां तक चुनावी सभाओं का सवाल है, यह सवाल तो हर दल पर उठता है। कांग्रेस ने भी रैली की, अन्य जो दल हैं उन तमाम दलों ने भी वहां पर चुनावी सभाएं की, चाहे उपचुनाव की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनावों की अगर बात हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर बात हो, तो यहां तो कटघरे में हर दल है। अरुण शर्मा जी। हेलो, नहीं, मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की। हर दल आप कह रहे हैं जरूर है जी। जब चुनाव घोषित ही हो गए हैं, तिथियां दे दी गई हैं, सुझाव नहीं माने गए हैं कि चुनाव अभी डेफर कर दिए जाएं। आपको याद होगा आशीष, बिहार के चुनाव के वक्त भी सभी विपक्षी दलों ने मिलकर सुझाव दिया था कि ये सही वक्त नहीं है चुनाव कराए जाने का, नहीं सुनी गई। अभी मैंने आपको जिक्र किया कि फरवरी से ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि महामारी बहुत बड़े व्यापक रूप में आ रही है। सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी, प्लस पूरे दुनिया से जो खबरें आती रही हैं, हम उनसे आंख कैसे मूंद सकते हैं। सब जगह दूसरी वेव आई, खतरनाक थी पहली से। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ दिख रहा था क्या होने वाला है। फिर भी उसको अगर आपने किसी खास वजह से इग्नोर करके ये इलेक्शन कराए तो ठीक है, इसमें सब दल शामिल हुए, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हुए। और मतलब कुछ लोगों ने विड्रॉ भी किया, कुछ लोगों ने कम हिस्सा लिया, कुछ लोगों ने पहले घोषणा की कि हमारी रैलियां नहीं होंगी, कुछ लोगों ने बहुत बाद में, जब चुनाव आयोग लगभग ये कहने वाला था कि कल से नहीं होंगी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक रैली कैंसिल की। लेकिन देखिए, एक अंतर समझने की कोशिश कीजिए। एक देश का नेता
जिसको पता है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, कम से कम वो तो इसी आशा में है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं इस देश में। अगर ये नेता दिन की रैली में ये कहता हो कि इतनी भीड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी भाई और बहनों, उसी शाम को टीवी पर आकर अगर वो कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनिए, मुझे बताइए शब्दों में ज्यादा ताकत होती है या पिक्चर में? देखा कुछ है लोगों ने दिन में, शाम को आप प्रवचन कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लोगों को इनडायरेक्टली समझा दिया कोई कोरोना नहीं है, देखिए 3 लाख आदमी मेरी रैली में खड़े हैं, 1 लाख आदमी यहाँ खड़े हैं, 35 लाख लोग कुंभ का स्नान कर रहे हैं, गंगा माँ सबको बचाएगी, ये सब आप कर रहे हैं, एक्शन आपके ये है। आप कहते हैं कि डिस्टेंसिंग रखिए, कड़ाई मास्क ही इलाज है, कथनी और करनी में इतना फर्क। हमारे जैसे देश में अगर नेता, इतना जिम्मेदार नेता होना चाहिए, शर्मा जी, बहुमत है उनके पास, अगर उनको ये समझ में नहीं आता है, अरुण शर्मा जी, आप ही आश्चर्यजनक बात है। अरुण जी, राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, तो आप यदि आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता, तो राजस्थान में क्यों समझ में नहीं आया? कल तक भी मुख्यमंत्री जी निवेदन करते हुए कर रहे हैं, आप कह रहे विशेषज्ञों ने वार्न कर दिया था। तो राजस्थान आपकी सरकार है, ये आज तो पूरे भारत में से राजस्थान की स्थिति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आपने तो इंजेक्शन ही आपने पंजाब को दे दिए, आपको तो राजस्थान की जनता की चिंता ही नहीं। निमिषा जी, तो मैं आपसे एक निवेदन करते कहती हूँ कि पिछले वेव के समय तो आपके 5 स्टार होटल की थालियों की फोटो सोशल मीडिया पे चल के बड़ा पीड़ा होती थी कि यहाँ तो महामारी हो रही है, यहाँ ये इनके सत्ता में बने रहने के लिए आप सरकार को कोस रहे हैं, और आपकी सरकार पूरी होटल में जाके बैठी थी। तो अभी जो हालत है, हमने बड़ा स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए अभियान चला, युवाओं ने ढूंढा, तब तो स्वास्थ्य मंत्री जी नजर आए नहीं, तो गायब थे वो। आज भाजपा के साथ में यदि संगठन के साथ में जनता जुड़ करके राजस्थान को एक अभियान दे रही है, तो उस अभियान में सहयोगात्मक रवैये की जगह आप आरोप लगा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, आपने राजस्थान के लिए क्या किया? आपको पहले से जानकारी मिल गई थी, तो राजस्थान में क्या हुआ? निमिषा जी, मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान अब भी भारत में है। राजस्थान कोई अलग देश नहीं है कि राजस्थान ने क्या किया। हम जुड़े हुए हैं देश से, हम देश से जुड़े हुए हैं। चलिए अरुण जी और निमिषा जी हमारे साथ, उससे हम जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप और जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।